से हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ RCTGT एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग जो है एक तरहवीं BPSC में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और उसमें साइंस के प्रश्न यानी कि NCERT बुक से दबा के पूछा गया था। यानी कि एक सवाल यहाँ है तो ठीक उसके अगले चैप्टर में दूसरा सवाल मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे इसका जो है सोर्स लेकर आया हूँ आपको बताऊँगा। देखिए, ये सवाल रहेंगे और ये सोर्स, सवाल और फिर सोर्स मतलब कहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। सवाल या सोर्स से फिर सवाल फिर सोर्स। तो चलिए जो है सारे प्रश्न का जो है इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जो है कौन सा बुक और कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है। भाई ये जो है यानी कि हार्ड ही क्वेश्चन था, ठीक है। ये एक तरह में BPSC के जो है साइंस का जो है मेन हार्ड सवाल था। यानी कि ये समझ में नहीं आया, शुरू में मैंने देखा सवाल तो ये लगा कि फुल फॉर्म है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जाओगे क्लास 12th में तो एक होता है यानी कि विभिन्न अमीनो अम्ल के लिए जो है प्रकूट, यानी कि ये जो होता है स्थिति, द्वितीय स्थिति बताया गया। तो यहाँ पे देखना UAA यानी कि स्टॉप। अब ये तो पता नहीं है, लेकिन 12th में ये जो है आपने अगर 12th पढ़े होंगे अच्छे से, ठीक है। एक केमिस्ट्री के सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया होगा कि नॉनसेंस कोडन, तो कौन सा हो जाएगा आंसर, UAA हो जाएगा, ठीक है। सवाल आगे की तरफ बढ़ते हैं। माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ। तो ये जो है एक तरह में BPSC में पूछा था। अब माइकोराइजा ये देखिए क्लास 12th का NCERT है, ठीक है, और वो भी क्लास 12th का ही था। फिर क्लास 9, फिर क्लास 8, क्लास 10, इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइकोराइजा की स्थापित करता है जो ग्लोमस जीनस के बहुत से सदस्य माइको मतलब माइकोराइजा बनाते हैं। इस संयोजन में जो होता है कब किए सहजीवी मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादपों में भेज देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, भोजन, ठीक है। और क्या करता है, सुरक्षा भी करता है, ठीक है। तो ये होगा आंसर, जो हो जाएगा दोनों हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आंसर A एंड B। यहाँ पे देखिए आम में जो भाग खाते हैं वो कौन है। तो ये भी सवाल देखिए, ये क्लास 8 का NCERT है, ठीक है। तो ये वाइतम भित्ति फल, मध्य भित्ति फल पढ़े होंगे, ठीक है, और अंत फल भित्ति। तो इसमें देखना भाई कि आम में जो फल भित्ति होती है, वाइतम फल भित्ति, यानी कि इनमें एक बीज होता है, और गुद्देदार एवं खाने योग्य जो होता है ये मध्य फल भित्ति होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल गया। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भाई, मध्य फल वित्ती हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल फिर से साइंस का ही है। पौधे में जाइलम, जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो जाइलम सभी को पता हो कि ये जल ले जाता है, और फिल्म की बात करते हैं तो ये जो है फूड को ले जाता है, यानी कि पूरे पौधे में। अब ये कहाँ से सवाल थे, तो यहाँ पे क्लास 8 NCERT में आप पढ़ोगे। मतलब बाष्पोत्सर्जन जो है जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल एवं उसमें ब्लेक खनिज लवणों को जो है ऊपरी मुख में गति सहायक करता है, ठीक है। और ये क्या कौन करता है, तो जाइलम करता है, ठीक है। आंसर इसका कौन सा हो जाएगा कि पानी और घुले हुए खनिज को जो है परिवहन करता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि संक्रमण के जवाब में बनने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है। तो ये भी वन ऑफ द हार्डेस्ट सवाल था, है ना। तो ये आपने पढ़ा होगा नहीं, अगर मतलब पढ़े होंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सवाल जो है इसका आंसर यहीं पे है। तो ये देखिए ये 12th का है, क्लास 12th का, ठीक है। ध्यान से देखना भाई यहाँ पे थोड़ा सा जो यहाँ पे देखो, ठीक है। इनमें जो है IgA, IgM, IgE और IgG के कुछ उदाहरण हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले IgM जो है एंटीबॉडी है, मतलब शरीर में जब किसी रोगजनक से पहली बार सामना होता है, जब आपके शरीर कोई भी रोग, पहले तो बुखार से ही सामना होता होगा, ठीक है, कोई बड़े बड़े रोग से भी आपकी बॉडी सामना करते होंगे, ठीक है। सामना मतलब लड़ता है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले IgM जो है एंटीबॉडी बनाता है। तो यही जो होगा कि श्रेणी में कौन सी जो है सबसे पहले, है ना, बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन का श्रेणी कौन सी है, तो हो जाएगा IgM हो जाएगा। यानी कि ये हालांकि सारे हैं, देखिए यहाँ पे सारे दिए गए हैं ना, कि शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न, प्रतिरक्षी मतलब रोधक प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है।
इम्यूनो मतलब एफिशिएंसी आपके अंदर में, तो जिनमें आईजीएम, आईजी, ठीक है। तो ये जो है आपने पढ़े होंगे ट्वेल्थ में, तो अच्छी बात है कि प्रोटीन प्रतिरक्षा एंटीबायोटिक्स कहलाती है, और टी कोशिकाएं खुद तो प्रतिरक्षाओं का, यानी कि पूरा डिटेल से आप पढ़े होंगे। अगले सवाल जो है, जैविक झिल्ली यानी कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यहाँ पे देखिए, ये क्लास 8 की ही सवाल है। अगर आप नाइन्थ में तो डिटेल से उसमें बताया गया है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल बॉल यानी कि पढ़ोगे तब। तो ये प्लाज्मा झिल्ली जो है लचीली होती है, ठीक है। ये क्लास 9th में जब आप सेल पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें बताया होगा। और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, केवल लिपिड या केवल प्रोटीन तो होगा नहीं, दोनों बताया है, लिपिड और प्रोटीन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन। अच्छा, ये वही वाले सवाल रिपीट होंगे, ठीक है। तो आईजीएम इसका आंसर था। कह रहा है कि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं। दोस्तों, ये सवाल जो है आपको, आप हार्मोन के पढ़े पढ़े होंगे, ठीक है, यानी कि आप क्लास 10th में पढ़े होंगे एनसीईआरटी में। तो ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन के बारे में पढ़े होंगे। इसमें जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा जो स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में नालिकाएं नहीं होती है, और ये नालिकाएं विहीन ग्रंथियां कहलाती है। इनके स्राव जो है, मतलब जो बहते हैं, स्रावित होते हैं, वो हार्मोन कहलाते हैं। तो ये जो है किससे हार्मोन कहलाते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से, ठीक है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। करा कि PHBV यानी कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या होगा। तो आंसर इसका तो हो जाएगा पॉली यानी कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइड और CO3 हाइड्रोक्सी वेलरेट। अब यहाँ पे देखिए, ये क्लास 12th के ही है। अब यहाँ पे देखना कि ये जो है 3 ब्यूटाइड व्युत्पन्न के सहबहुलक से प्राप्त होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है PHBV और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 के विकल्प के रूप में जो है विकास किया जाता है। तो आप यहाँ से पूरा डिटेल से पढ़ सकते हो, और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल या फिर इसी वीडियो के बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और फिर वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं, इसका आंसर मैंने बता दिया, ठीक है। अगला सवाल है, ये सवाल अच्छा रहा था, ठीक है, बीपीएससी में। गर्भ निरोधक गोलियां में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा, पहले इसका देख लेते हैं सोर्स, ठीक है। अब ये सोर्स जो है गर्भ निरोधक गोलियां, आप अब अगर 12th के पढ़े होंगे, ठीक है, बायो, उसमें बताया गया है कि यहाँ पे ध्यान देना कि नॉरिएथ्रेडाइन ड्रॉन, ठीक है, संश्लिष्ट प्रोजेस्ट्रेशन प्रोजेस्ट्रेन व्युत्पन्न का एक उदाहरण है, जो व्यापक रूप से जनन नियंत्रण गोलियों में प्रयुक्त होता है, और इसे एथेनाइल एस्ट्रोडाइल ऑल यानी कि नोवेस्ट्रॉल एक एस्ट्रोजन व्युत्पन्न है, जो प्रोजेस्ट्रोन व्युत्पन्न के साथ जनन नियंत्रण गोलियों में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पे यानी कि आंसर कौन सा है, यहाँ पे देखो, तो सेट्रिजिन नहीं था, कोल एक्सपीरियंस ना था, लोवेन गेस्ट्रोल या वेनाफ्लेक्सिन तो था ही नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, करा कि तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है। तो सबसे पहले वो जंग दे देगी, या तेल की गुणवत्ता को भी कम कर देगी, और जहरीली यौगिक बना देगी। तो ये आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। और ये संचारण क्लास 10th में आप पढ़ेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री में, कि संचारण की रोकथाम में अत्यधिक महत्वपूर्ण, इसमें न केवल धन की बचत होती है, यानी कि पूरा पढ़ोगे तो संपर्क में आने, संचारक निरोधक सरल विधि जो है, ठीक है, धात्विक बिस्फिनॉल सेन, यानी कि थोड़ा सा। अगले सवाल है, 0.1 एंड HCl समाधान का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो ये सवाल क्लास 12th में यानी कि दिया गया है, ये चार्ट से उठा लिया गया है, ठीक है। यानी कि समान पदार्थ का पीएच मान, अच्छा पीएच स्केल आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट में। लेकिन उसमें जो है HCl का उपयोग किया गया था, लेकिन पीएच मान जो है सांद्र नहीं बताया गया था। यहाँ पे पीएच मान यहाँ पे डिटेल से जो 1.0 है, लेकिन आप क्लास 10th में इसके बारे में, यानी कि HCl के बहुत सारे रिएक्शन हैं, वहाँ पे आप समझ सकते हो, ठीक है फ्रेंड। हाँ, तो आंसर इसका हो जाएगा कितना, 1.0।
अगला सवाल है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो ये जो है क्लास 10th में आप देखे होंगे समतल दर्पण के बारे में, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रेयरफैक्शन पढ़े होंगे, तो समतल दर्पण के बारे में जरूर पढ़े होंगे। इसमें सवाल जो है किया गया है कि फोकस पे, ठीक है, यानी कि फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी आप जितना रखोगे, अगर इन्फिनाइट रखोगे तो इसका जो है इन्फिनाइट प्रतिबिंब बनेगा। अब फोकस दूरी इसका जो होता है हमेशा अनंत होता है, ठीक है दोस्तों। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, यहाँ पे अनंत होगा। अगले सवाल की तरफ, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो साउंड चैप्टर में आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो है, यहाँ पे आप बीपीएससी यानी कि प्रश्न जो उठाया गया है, ठीक है, यहाँ से। अब इसमें सभी को पता है कि जो सबसे ज़्यादा स्टील में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एक सेकेंड रुको। यहाँ पे देखो, ये देखो, हाँ, अगर यहाँ आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा अल्मुनियम का होता है। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अल्मुनियम का होता है। ऑप्शन में तो अल्मुनियम नहीं था, निकेल का होता है, वो भी ऑप्शन में नहीं था। स्टील है, तो स्टील का जो है हम लोग आंसर इसका मार्क करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे के सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, तो सीमांत घर्षण बल। तो देखना आप, ये क्लास 10th में, ठीक है, फोर्स एंड क्लास 9th में ही है, ठीक है। क्लास 9th में जब आप मोशन में पढ़ोगे, ठीक है, उसमें, और उसके बाद वर्क एंड एनर्जी, तो अगर इसमें देखोगे तो हूबहू सवाल यहाँ पे उठा लिया गया है अभ्यास चैप्टर से। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, तो बक्स पर, है ना भाई। तो देखो एनसीईआरटी क्लास 9th में उठाया गया, और इसका आंसर हो जाएगा जितना न्यूटन बल लग रहा है तो घर्षण बल भी उतना ही लगेगा, 200 न्यूटन बल। अगला सवाल है, एक ट्रक विरामा अवस्था से किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू होता है, और यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो ये हो जाएगा 14,000। अब ये सवाल कहाँ से पूछा गया था, तो ये भी वही चैप्टर था, ठीक है। यानी कि वो सवाल देखो, यहाँ पे 10th था ना भाई, ध्यान से देखना, यहाँ पे 10th था, और यहाँ पे उसी पेज में 5वें सवाल देखो, ठीक है, सेम पेज में क्लास 9th के, ठीक है, और पेज नंबर 109 पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से उठा लिया गया भाई क्लास 9th का, कि एक ट्रक विरामा अवस्था में है, इतना 20 सेकंड में 200 मीटर। तो यहाँ पे मैंने देखो बुक में सोल्व भी कर रखा था, ठीक है दोस्तों, और आंसर इसका आ जाएगा 14,000 न्यूटन। अगला सवाल है, लघुपातन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना, कैसा होता है। यानी कि जब लघुपातन फ्यूज उड़ता है तो वो बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये सवाल है बैलों की, भाई सवाल कट गए हैं। बैलों की एक जोड़ी की खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है, तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य कितना होगा। तो ये सवाल देखिए कहाँ से पूछा गया है। अब यहाँ पे आप जाओगे एनर्जी में, चैप्टर में वर्क एंड एनर्जी में, तो प्रश्न वाले सवाल में यहाँ पे देखो 4 नंबर, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है, तो जोता गया खेत, यानी कि डिजिट भी चेंज नहीं हुआ है, सोचो। तो यहाँ पे हमने सोल्व कर रखा था, कितना लग रहा है, फोर्स 140 न्यूटन, ठीक है, डिस्टेंस कितना 15 मीटर, तो डब्लू वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर एफ इंटू डी। अब 140 इंटू 15 कितना हो जाएगा भाई, तो 2100 जूल आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट सवाल पे बढ़ते हैं। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन सा है। तो ये हो जाएगा फ्यूज ही हो जाएगा, ठीक है, उसी चैप्टर का जो है सवाल दिया गया था। अब जो सवाल बच गए हैं उसको जो है नेक्स्ट पार्ट 2 में है, ठीक है, खोज कर मतलब सर्च करके जो है आपको बता दूंगा। आज तक अभी इतना ही सवाल मैंने सर्च किया है। तो मिलते हैं, वीडियो कैसा लगा, आप जो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।